हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के संबंध में मॉडल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। इसकी लगातार सीरीज चलेगी दोस्तों, और आज ये मॉडल पेपर नंबर 1 है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब अगर देखें तो उपनयन समारोह का मतलब है कि बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। देखा जाए तो उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जानते हैं। इसमें बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। प्राचीन समय से आज के समय में इस संस्कार का स्वरूप बदल चुका है। पहले इस संस्कार को शुद्धिकरण संस्कार के रूप में भी जानते थे, जिसके उपरांत शिष्य गुरु के साथ आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। इस संस्कार के उपरांत बालकों को द्विज कहा जाता था। पहले यह अनिवार्य नहीं था, परंतु कर्मकांडों में इसे अनिवार्य कर दिया गया है तथा सामान्यतः विवाह पूर्व किया जाने लगा है। तो उपनयन संस्कार आप लोग समझ गए हैं। दूसरा है, कौन सा उपवेद नहीं है। धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद, योग वेद। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो जो योग वेद है ये आपका उपवेद नहीं है। देखा जाए तो धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद उपवेद हैं, जबकि योग वेद उपवेद नहीं है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, जबकि आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का उपवेद है। अगला है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया। तो अशोक का जो दोस्तों शहबाजगढ़ी अभिलेख है, इसमें जो है किसी भी प्रकार से ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है। यह पाकिस्तान के मर्दान जिले में स्थित है। यह स्थल 3री शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा स्थापित शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। इसमें बात करें दोस्तों, अगर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ तो कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ। तो दोस्तों शहबाजगढ़ी, इसमें इन्होंने खरोष्ठी लिपि का प्रयोग करवाया है। और 30 जनवरी 2004 में यूनेस्को द्वारा इस ऐतिहासिक स्थल को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर राय थे। अगर बात करूं तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। वर्तमान में विजयनगर का नाम हम्पी यानी कि हस्तिनावती है। और विजयनगर साम्राज्य में निम्न राजवंशों ने शासन किया है: संगम वंश, सालुव वंश, तुलुव वंश, अरवीण वंश और संगम वंश के संस्थापक हरिहर और बुक्का रहे हैं। यह एक हिंदू राजवंश था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है। तो जलालुद्दीन जो मोहम्मद है ये दोस्तों बाबर के नाम से प्रसिद्ध है। नहीं सॉरी, जलालुद्दीन जो मोहम्मद है ये जहीरुद्दीन बाबर था, जबकि जलालुद्दीन जो था वो अकबर था। तो दोस्तों जो जलालुद्दीन है वो मोहम्मद अकबर को कहा गया है। और अकबर का जन्म है 16 अक्टूबर 1542 में। 16 अक्टूबर 1542 में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा बीर साल के महल में हुआ था। और अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक माना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी। तो यहाँ पर दोस्तों अवध की बेगम हजरत महल हैं, इन्होंने 1857 का जो विद्रोह बैरकपुर से शुरू हुआ उसमें जो है इस विद्रोह को दबाने में दोस्तों यहाँ पर देखा जाए थोड़ा सा गलती, ग्वालियर के जो सिंधिया हैं, अवध की बेगम हजरत महल, हैदराबाद के निज़ाम,
इन सब ने सहायता की थी, लेकिन जो भोपाल की सिकंदरी बेगम हैं इन्होंने सहायता नहीं की थी। भोपाल के जो नवाब हैं उन्होंने सहायता की, पटियाला के नवाब, कश्मीर के महाराजा, इंदौर के होलकर हो गए, हैदराबाद के निज़ाम हो गए, ग्वालियर के सिंधिया हो गए, इन सब ने मदद की थी। अगला है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। और 1875 में, कब? 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में स्थापना की थी। और मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया, जो आज भी है। फिर है अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़ों का उपयोग करेंगे। इसको कौन सा आंदोलन कहा गया? इसको दोस्तों स्वदेशी आंदोलन कहा गया है। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई और इस आंदोलन में विदेशी सामानों, कपड़ों, स्कूल का विशेष रूप से बहिष्कार किया गया। अगला है 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरनगर में किस ब्रिटिश जज पर हमला मारा और उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे? तो ये दोस्तों कोई और नहीं, किंग्सफोर्ड थे। देखिए 1908 ईस्वी के डीएच किंग्सफोर्ड बिहार के मुजफ्फरनगर जिले के न्यायाधीश थे। उन पर 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था। किंग्सफोर्ड बच गया, परंतु दुर्भाग्य से उस गाड़ी में राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, परंतु खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और 1908 ईस्वी में 15 वर्ष की आयु में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। वे सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी थे। ये क्वेश्चन भी बनता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा का स्थापना कब किया? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए फरवरी 1919 में क्या किया था? सत्याग्रह सभा की स्थापना किया था और इसके सदस्य इस कानून की अवज्ञा कर जेल जाते थे। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का पुरजोर विरोध किया तथा ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोगों की संज्ञा भी दी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? तो दोस्तों यहाँ पर जो किन्नौर जिला है ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। हिमाचल प्रदेश का स्पेशली यह किन्नौर जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है और इस जिले की जो सीमा है तिब्बत चीन के साथ लगती है। अगला है निम्नलिखित स्थानों में एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह को एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बात करें तो दोस्तों यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। अंडमान तथा निकोबार में लगभग 300 छोटे द्वीप समूहों का द्वीपों का समूह है, जिसके कुछ ही द्वीपों पर आबादी है। और अंडमान निकोबार की जो राजधानी है दोस्तों वो पोर्ट ब्लेयर है, काफ़ी बार पूछी जाती है। अगला है कौन सा कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसॉर्ट्स में से एक नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर बात करें चैल, रानीखेत और नैनीताल,
ये हिमाचल के पहाड़ी रिसोर्ट के अंतर्गत आते हैं, जबकि जो बाणासुर है दोस्तों, ये बाणासुर हिमालय का पहाड़ी रिसोर्ट नहीं है। तो दोस्तों बात करें तो चैल हिमाचल प्रदेश के सोनल जिले में स्थित है, जबकि रानीखेत उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है, और नैनीताल उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख नगर है। यहाँ नैनीताल जिले का मुख्यालय भी है। जो बाणासुर सागर बांध केरल राज्य के वायनाड जिले में स्थित है। इस बांध का निर्माण बाणासुर सागर बांध के अनुसार हुआ है और यह परियोजना 1979 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सिपकीला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? तो दोस्तों बात करें तो सिपकीला दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है और यह शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। सतलज नदी इस दर्रे के पास ही एक तंग घाटी से गुजरकर तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है, अतः स्पष्ट है कि यह सतलज घाटी में स्थित है। तो जो सिपकीला दर्रा है वह सतलज घाटी में स्थित हो जाएगा। अगला है, पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल क्या है? तो दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश होती है, जिसकी उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर में उठी तूफानी हवाओं को ही पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दे दोस्तों। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक कौन है? एमएसपी का मिनिमम सपोर्ट प्राइस की अवधारणा 1965 में एल.के. झा समिति की सिफारिशों पर लागू की गई। सरकार एमएसपी का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के सिफारिशों द्वारा 26 कृषि फसलों का एमएसपी जारी करती है और एमएसपी रबी और खरीफ फसलों के लिए अलग अलग होता है। भारत में एमएसपी की गणना करने के लिए C2 लागत सिद्धांत का अनुकरण किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक कृषि लागत और मूल्य आयोग है। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना है। निम्नलिखित में से कौन 3 स्तरीय प्रणाली के निम्नतम स्तर पर है? तो दोस्तों देखा जाए तो पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना है और इसके निम्नतम स्तर पर ग्राम पंचायत है, उच्चतम पर जिला पंचायत या जिला परिषद, फिर है क्षेत्र पंचायत और लास्ट में है ग्राम पंचायत। अब है, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को आर्थिक उदारीकरण की नीति के अंतर्गत पूंजी बाजार में निवेशकों की रुचि बढ़ाने और हितों की रक्षा के उद्देश्य से की गई थी। तो यहाँ पर सेबी हो जाएगा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो दोस्तों भारत ने 14 उन बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया था जिन बैंकों की जमा पूंजी 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। पुनः 15 अप्रैल 1980 को उन 6 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया जिनकी जमा एवं धनराशि 200 करोड़ से अधिक थी। तो दोस्तों यहाँ पर वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में कुल 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। दोस्तों लक्ष्मी विलास बैंक यानी कि LVB तमिलनाडु का 93 वर्षीय बैंक मुंबई की एक वित्तीय इकाई के साथ विलय हुआ। इस इकाई का क्या नाम है? इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस।
ठीक है दोस्तों, अगर बात करें तो 5 अप्रैल 2019 को इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस ने देश के प्रमुख निजी बैंकों में शामिल लक्ष्मी विकास बैंक के साथ विलय की घोषणा की और इस विलय से इंडिया बुल शेयर धारकों को समेकित इकाई में 90.5 हिस्सेदारी मिली, 90.5% हिस्सेदारी मिली, जिसे इंडिया बुल्स लक्ष्मी विकास बैंक कहा गया दोस्तों। तो कुल मिलाकर दोस्तों 20 क्वेश्चन डिस्कस हुए। आगे भी इस सीरीज को हम जारी रखेंगे, वीडियो सेशन लंबा ना हो, इस वजह से यहाँ पे 20 क्वेश्चन को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों ये सीरीज कैसी लग रही है, क्या इस सेशन को ऐसे ही कंटिन्यू किया जाए या आपको सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन की सीरीज लाई जाए? तो दोस्तों आप इसकी प्रतिक्रिया अवश्य दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।